आंध्र प्रदेश में आदिलाबाद एक छोटी सी जगह है। हमारे हिसाब से तो दंडकारण्य माना जाता था। विदर्भ देशे दंडकारण्य वने ये माना जाता था, क्योंकि अभी भी वो जो संकल्प किया जाता है वहाँ पे, श्रीशैले ईशान्य भागे, गोदावरी उत्तर भागे, पैनगंगा दक्षिण भागे, विदर्भ देशे दंडकारण्य वने, ये माना जाता है पूरा। तो दंडकारण्य वो माना जाता है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और रहा भी। बचपना वही बीता, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं पढ़े, 10वीं तक पढ़ के फिर ये फाइनेंस की पढ़ाई में आ गया। तो वो काम शुरू करने के पीछे एक छोटी सी कहानी है। पुराणों में एक कहानी है कि प्रलय आने वाला था, ऋषियों को पता चला कि प्रलय आने वाला है, और ऋषि लोग बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ों का बीज इकट्ठा किए और एक नाव में चढ़ गए। प्रलय आया, धरती डूब गई, नाव बह गई। प्रलय शांत होने के बाद जब धरती बाहर निकली तो ऋषि लोग उसी बीजों से फिर एक सृष्टि किए, जिस सृष्टि में हम लोग रहते हैं। ठीक ऐसे ही मेरे को भी लगा, हम लोगों को भी लगा कि एक प्रलय आया हुआ है। उस प्रलय में यहाँ का तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय विज्ञान, भारतीय विद्याएं, भारतीय जीवन शैली, ये सब तो इसमें खत्म हो जाएगा। इसके खत्म होने के पहले पहले वो सारी चीज़ों का बीज इकट्ठा कर लिया जाए। और वो जो प्रलय है, वो पाश्चात्य विज्ञान के नाम से जो प्रलय आया है, उसमें ये बचेगा कुछ नहीं। तो वो एक कोशिश चालू की है कि चलो भाई, क्या होता था हमारे पास में, ये आधुनिक विज्ञान के पहले क्या लोग खाना नहीं खाए, कपड़ा नहीं पहने हैं, या कुछ घर में नहीं रहते थे क्या? तो ये सब जब करते थे तो कैसे था? तो ये देखने के लिए हम लोग निकल गए कि कैसे होता था। तो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, हमारा तो साधन रहा है साइकिल। और फिर दिमाग में एक बात भी बैठी हुई थी कि 5 कोस पर पानी बदले 10 कोस पर बानी, कि 10 कोस के बाद तो पानी बदल जाता है। तो जो भी व्यवस्था रही है हमारी 10 कोस के भीतर की, 20 किलोमीटर के अंदर की ही रही है। तो वो सब देखने के लिए हम लोग निकल गए कि चलो देखा जाए क्या क्या होता था। तो हमारे इलाके में साल का 1 लाख टन लोहा तैयार होता था। उस इलाके में, आदिलाबाद में, हर गांव में लोहा बनता था। 1965 में जब मैं घूमा, देखा तो भट्टियां पड़ी हुई थी जहां तहां। कुछ कुछ लोग थे जो जानते थे, जो उसमें काम किए थे, लोहा बनता था। 1902 के बाद धीरे धीरे लोहा बनना बंद हुआ है पूरा उस इलाके में। तो देखिए कि लोहे से लेके कागज और काजल तक लोग कैसे बना लेते थे। हर गांव में सारी चीजें बना लेते थे। लोहा भी बन जाता था, कागज भी बना लेते थे, काजल भी बना लेते थे। काजल तो इतनी वैरायटी का था कि हर घर का अपने ढंग का काजल होता था। कोई लहसुन का काजल बना रहा है, कोई नीम की काड़ियों से काजल बना रहा है, कोई गोमूत्र से काजल बना रहा है, क्या भांति भांति के काजल, हर घर का अपने ढंग का काजल था। तो ये सारी चीजें इतने तरह तरह की थी गाँव में उस समय पर, क्योंकि हम तो तेली के घाने पे भी बहुत बैठे हैं। तेल निकलता था उस समय। हमारे पास में करंट आया बहुत बाद में, कोई 60 के आसपास वहाँ बिजली आई है। तो उसके पहले तो ये सब कुछ चलता ही था, बिजली आने के पहले। तो बहुत घूमते हुए उस समय बहुत सारी चीज़ें देखता था मैं। तो खाली निकलते थे, पता नहीं था क्यों, बरं घूमना तो जरूर था। घूमते थे तो सारी चीज़ें देखता था, नोट भी बना, लिख भी लेता था कभी कभी। तो बहुत शादियां देखा। तो एक शादी देखा जो 14 दिन की हुई। 14 दिन उस शादी में रहा मैं। 14 दिन की शादी थी। तो लोग बैठ करके, बूढ़े लोग बैठ के पत्तल वत्तल बनाते रहते थे, उनसे बात करता था। तो ये सारी की कोई भी चीज दिनों के हिसाब में होती थी, बहुत जल्दी कुछ नहीं हो जाता था। किसी को खाने के लिए कोई बुलाया है तो घंटा भर पहले जाता, खा के घंटा भर बैठ करके फिर वो आते थे वहां से उठ करके। जब करंट नहीं था उस समय की बात है। करंट आने के बाद
ये विज्ञान की दया से साधनों में तेजी आ गई, बहुत तेजी होने लग गई। 5 घंटे का काम 5 मिनट में होने लग गया। जहां एक समय की रोटी खाने के लिए 5 घंटा आटा पीसना पड़ता था लोगों को, 3 बजे रात के 3 बजे उठ के आटा पीसती थी, 3 बजे उठ के धान कूटती थी औरतें। तो ये विज्ञान की दया से साधन तेजी के हो गए तो 3 घंटे का काम 5 मिनट में होने लग गया, आधे दिन का काम 2 मिनट में होने लग गया। तो हमको लगा कि लोगों के पास समय ज्यादा बचना चाहिए, सामाजिक जीवन जीने के लिए, सृजनात्मक काम करने के लिए और सारी चीजों के लिए ज्यादा समय बचना चाहिए। जब ये साधन नहीं थे तो लोगों को मिशन की तरह काम करना पड़ता था। तो भी वो लोगों के पास में बहुत समय था, पुराणों की चर्चाएं होती थी, सुनते थे लोग बैठ करके। शादी भी करते तो कम से कम 1 हफ्ते की शादी देखे, 14 दिन की शादी तो देखा ही हूं मैं, कूट पीस के मर करके वो कर रहे थे शादी। तो ये लगा कि साधन तेजी के होने के बाद शायद ज्यादा दिन के लिए शादी हो जाएगी, 20 दिन की शादी हो जाएगी, लोग आराम से और सब कुछ करेंगे ये सब। तो फिर एकदम देखे कि उल्टा हो गया कि तेजी के साधन इतने होने के बाद धीरे धीरे लोगों के पास खाना खाने की भी फुर्सत नहीं रह गई। कोई मर जाता तो पहले महिला भर खाना नहीं पकाता था, अब फिर बाद में कोई मर गया तो मोटरसाइकिल पे आके पूछता है कि कब उठा रहे, कहाँ लेकर के जा रहे हैं, वहां पहुंच जाऊंगा। ये क्या गड़बड़ हो गई है। फिर जब साधन नहीं थे तो लोगों का बहुत समय, कोई किसी भी टाइम पे आता तो खाना खा के जाओ, खाना खा के जाना है की बात होती थी। जिसको पता है कि इतना मर करके खाना पकाना है, कूटना पीसना है, उसके बाद चूल्हा फूकना है, कहीं से पानी लाना है, असल उस समय की औरतें किसी के मुंह में एक निवाला भी नहीं देना चाहिए। जितनी मेहनत से वो खाना पकाई है ना, उनकी तो प्रवृत्ति होना चाहिए। मगर उस समय की औरतें खाना खा के जा रहा है। हमारे घर ने मैं एक देखा कि एक परिवार जा रहा था किसी गांव, तो वो एक नाले के किनारे बैठ करके, बेचारी अपनी औरत थी, एक बुजुर्ग औरत थी, 3-4 बच्चे थे साथ में। वो खाना वाना खाए तो किसी से पूछे, एक भेड़ बकरी चराने वाले से, धनगर से पूछे कि फलाना गांव कहाँ है। उन्होंने वो गांव तो दूर है, अब तो तुम नहीं पहुंच पाओगी, रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तो फिर वो बोली मैं क्या करूं, हमारे घर पे ठहर जा, और करना क्या है, अब तो नहीं जा पाओगी। तो वो बच्चों को लेके इनके घर आई। जब इनके घर आते ही वो धनगर की औरत इसको बोलती है कि हमारे घर आया तो तेरे को खाना खाना है। बोले कि नहीं मैं नहीं खाना नहीं खाऊं। नहीं, हमारे हाथ का नहीं चलते, वो पका के खाना है तेरे को। वो चूल्हा लगा दी, लकड़ी रख दी, वहां आटा वाटा सब रख दी कि तेरे को पका के खाना ही है, नहीं तो हमारे घर पे नहीं ठहरना है। हमारे घर पे भूखा कैसे सोएगी, बच्चों के साथ में आई है, भूखी कैसे होगी। तो ये जो चीज थी कि वो कैसे उस समय की औरतें तो नहीं करना चाहिए असल। मगर आज जबकि कोई काम नहीं है, किसी औरत को किसी तरह का कोई काम नहीं है, न कूटना है, न पीसना है, कुछ भी नहीं है। घर में अगर एक मेहमान को लेकर के आ जाए तो मर्द को बोलती क्या धर्मशाला समझ ली क्या, जब बोले जब पकड़ के ला लेते, जिसको बोले उसको, हाँ क्या सत्रम समझ लिए, कोई समानी माटी नहीं, किसी को भी लेकर के आ जाते हो खाना खिलाने के लिए, ये बात आ जाती है। आज वो हिम्मत नहीं रह गई है। तो क्यों, ये फिर कहां आकर के ये गड़बड़ हो गई है, ये देखना पड़ता है ना पूरा का पूरा। तो उस समय तो लोग बहुत काम करते थे, बहुत है। सुबह 3 बजे से उठ करके लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ता था, 3 बजे उठना ही पड़ता था, और फिर रात के 9 बजे तक वो चले ही रहते थे, लगे ही रहते थे। बात ये थी कि 3 बजे वो कैसे उठ जाते थे। कागज बनाने वाले लोग थे वहां पर, और 6 घर के बीच में एक डंग होता था, तो रात के 3 बजे वो डंग चालू करते थे तर्क बनाने के लिए। तो वो भैंसा बांधता और गाना गाना चालू करता। गाना खत्म होते ही भैंसा खड़ा हो जाता था कि अब पल्क बन गया। वो पूरा एक गिनती थी, वो गाना पूरा हिसाब था पूरा उसका, तो कहाँ आकर के कब रुकने पर कब आराम है, कब वो पूरा होगा, वो गाने के हिसाब से चलता था। जुलाहों को भी देखे, जुलाहे जब कपड़ा बुनते थे तो वो एक गाना गाते थे, वो गाना उनका डिजाइन होता था, वो गाने में पूरा डिजाइन था, तो गाने के हिसाब से वो बुनती करता था, तो एक डिजाइन बन जाता था पूरा। तो ये सारी चीजें वो समय देखने में आई है काफी, बहुत कुछ चल जाता था हमारे पास, बहुत कुछ होता था। वो तो 1960-70 तक हमारे पास बहुत कुछ चला है। करंट आने के बाद भी
हर तरह से चलते रहा है। धीरे 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 कहाँ ये खत्म हुआ है। निजाम की हुकूमत खत्म होने के बाद दो हुकूमतें चली थी हमारे पास, एक सूबेदारी और दूसरी कलेक्टरी। निजाम का सूबेदार होता था, ये आधुनिक व्यवस्था का कलेक्टर होता था। धीरे धीरे सूबेदारी खत्म हुई, कलेक्टर हो गया, फिर पनप गया। उसके साथ साथ में सारी विद्याएं सब कुछ खत्म होने लग गई। तो हम ये दौड़ दौड़ करके बहुत देखे कि कैसे होता है, क्या क्या कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। ठीक है, एक गांव, कुछ बड़े बड़े गांव थे, ऐसे कोई आबादी कोई 100-200 घर की नहीं थी हमारे पास में। कुछ ऐसे से बड़े बड़े गांव हैं जहां 2-2 हजार 3-3 हजार मकान रहे हैं। गांव बहुत बड़े बड़े रहे हैं। तो गांव की अपनी सारी व्यवस्थाएं रही है उस समय तक, हर तरह की पूरी व्यवस्थाएं रही है। तो हम लोग देखें कि ये कैसे सब चल जाता था, कैसे इनका सब कुछ होता था, इनकी व्यवस्थाएं क्या थी। और जहां इतनी तरह की कारीगरी है तो इनका मार्केटिंग सिस्टम क्या था पूरा, कैसे लोग जी लेते हैं, कैसे इनका व्यापार का सब चलता था। क्योंकि हम लोग जब देखे तो उस इलाके में 4 चीजें नहीं थी। एक तो होटल और लॉज नहीं थे, पहला। दूसरे दुकानें नहीं थी। तीसरा मजदूर नहीं था कोई। चौथा समाज को व्यवस्थित रखने के लिए पुलिस नहीं थी। पुलिस की जरूरत तो आज भी हमारे समाज में हम लोगों को नहीं है। शादी होती है, बहुत गहना पहन के औरतें घूमती है। कोई आज तक एक एप्लीकेशन नहीं लिखा होगा पुलिस स्टेशन में कि इतना गहना पहन करके आ रही है औरतें, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस चाहिए, आज तक कोई नहीं लिखा होगा। कम से कम वहां पकड़ के मारेंगे तो आधा कुंटल तो निकल आता है सोना, इतना होता ही है। मगर नहीं है, अभी भी नहीं है, हाँ समाज में कहीं भी नहीं है। क्योंकि वहां हमारे पास में बहुत त्योहार होते हैं। आदिलाबाद त्योहारों का गांव माना जाता है। इतने त्योहार है, हर दूसरे दिन त्योहार रहता है। बाहर के लोग आकर के बहुत परेशान हो जाते हैं कि यहाँ कमाओ और त्योहारों में डाल दो। इसे भाग जाते हैं लोग बहुत बार कि ये तो इतने त्योहारों वाला गांव है बेटा, ये इतने त्योहार होते रहते हैं यहाँ पर। तो अभी त्योहारों को कैसे खत्म करना है, क्या क्या करना है, वो सब कुछ बहुत सोचा जा रहा है कि त्योहारों को खत्म कर दिया जाए। ये जो है स्कूलों में, स्कूलों के डायरेक्टर एक बार बैठ करके एक बार सोच रहे थे कि ये जो त्योहारों वाला कल्चर है इसको कैसे खत्म करें। बच्चे बार बार घर को भाग जाते हैं बच्चे बार बार घर को भाग जाते हैं तो इसको खत्म करना होगा, नहीं तो बच्चे स्कूल में टिक नहीं रहे। ये बैठ करके एक मीटिंग कर रहे थे बच्चे के, मैं वहां बैठा हुआ था, मेरे को देख के खारिज हो गए कि ये क्या गड़बड़ है। तो ये सब सोच रहा है। तो उस समय में हम लोग देखे कि कैसे होता था। ठीक है, टेक्निकें कैसी थी, लोहे से लेकर कागज तक सब कुछ कैसे बन जाता था। वो बनना है तो उसकी व्यवस्थाएं होना है। फिर वो व्यवस्थाएं कैसी थी, छोटे से छोटा काम करने वाला भी गांव में जीना है तो कैसे उसको व्यवस्थित किया जाए। भंगी समाज दक्षिण का नहीं है, भंगी समाज उत्तर से दक्षिण में आया है। तो आज भी जितना भंगी समाज है सब इधर की ही भाषा बात करता है। उत्तर का भी बहुत पुराना नहीं है, मगर उत्तर से दक्षिण में आया है। तो ये जब आए तो ये आकर के समाज के आगे बैठ गए कि भाई देखो हम तो ये काम करने वाले हैं, हम कैसे जीना इस गांव में। तो लोग बोले कि भाई हम तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये सब चले गए पुष्पगिरी पीठाधिपति के पास, शंकराचार्य के पास। तो शंकराचार्य इनको एक ताम्र पत्र लिख करके दिए कि तुम्हारा ये काम रहेगा गांव में और ये तुम्हारे अधिकार होंगे, ये हक होंगे। 12 जो मान किए जाते हैं हर कारीगर के, वो 12 मानों में इनको भी रखा गया कि बच्चा पैदा होने से लेके मरे जब तक हर कारीगर के लिए हर घर से 12 बार नेक देना होता है, मान होता है। उसे 18 धोतियां निकलती है जिसको प्रजाधन माना जाता है। वो 18 तरह के कारीगरों के लिए वो होता रहा है पूरा का पूरा। तो उसमें इनको भी रखा गया है। तो इनको कैसे कहाँ क्या, जब बच्चा पैदा होता था तो बच्चे का मुंह साफ करने का अधिकार भंगन को था। बच्चे का मुंह साफ करना है पूरा, क्योंकि हमारे पास में 30 साल 20 साल पहले तक जब बच्चा होता था तो हर जाति की एक प्रतिनिधि औरत वहां खड़ी होती थी। कुम्हारनी एक मिट्टी का गड़वा लेकर के आती थी, बांस का काम करने वाली एक सूप लाती थी,
नाई की औरत दाया बनती थी, नाभि की नाल काटने के लिए एक हरिजन औरत आ जाती थी, और बच्चे का मुंह साफ करने के लिए भंगन होती थी, तेली की औरत होती थी एक तेल लेकर के। इस तरह से हर जाति की एक प्रतिनिधि औरत वहां खड़ी होती थी। ये सब मिलकर के एक बच्चे को पैदा करते थे वहां पर। घरों में ही होता था, पर ये सब एक पूरी व्यवस्था थी कि ये होना है, बच्चा पैदा होते ही सूप में डालना है, तो उसके बदले फिर इनका मान करना है, ये सब रहा है। तो ये जो इतनी सारी टेक्निकें वहां पर थी, व्यवस्था पूरी, हर चीज, मोती मनके बनाने की, चूड़ी बनाने वालों की, ये चूड़ी बनाने वाला बहुत बड़ा समाज था, बंगरगिरी कहलाता था, जो चूड़ी बनाता था। और उसके साथ साथ ये काली पोत होती है ना, बारीक बारीक मनके वनके, ये बनाने वाला समाज था। ये इनको पूसा डोलू बोलते थे। ये मनके वनके बनाते थे, और ये घरों में आकर के मुंह देखने का जो आईना होता है ना, ये घरों में बना के जाते थे। पुराने आईने को नया करना है, शादी ब्याह है तो नए आईने तैयार करना है। हम अपने आंगन में शीशा बनता हुआ देखे हैं, आईना बनता हुआ देखे हैं अपने आंगन में। बहुत छोटे छोटे थे, औरतें बनाती थी आकर के कि शादी ब्याह है तो नया आईना बना था, कितने आईने चाहिए, आईने, कंघी, वो सिंह की कंघी बनाती थी वो औरतें, तो ये सब वो आंगन में बना करके चले जाती थी। आज ये सारी विद्याएं हमारे लिए ब्रह्म विद्या हो गई है ना। तो एक बार हम लोग दौलताबाद का किला देखने गए। दौलताबाद का किला जब देखे तो ऊपर, बहुत ऊपर एक बड़ी तोप है, वहां आदमी चलना असंभव है, वहां तोप पड़ी हुई है। तो काफी चर्चा चली कि ये तोप को कैसे चढ़ाया गया। सब अपनी अपनी खोपड़ी लगाए, दिमाग लगाए कि ऐसे खींचा गया होगा, ऐसे चढ़ाया गया, वो क्या। मेरे को पूछे कि गुरुजी आप बताइए कैसे। मैं तोप को कहीं से नहीं लाए लोग, ये तोप की ढलाई यहां कर दी है, ये तोप की ढलाई यहां कर दी है। क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो चाहे तो बहुत बड़ी बना सकते थे, मगर वो टेक्नोलॉजी को इतना सिंपल किए थे कि हर कारीगर अपना कारखाना अपने बगल में लेके घूमता था, है। उसके लिए बड़े बड़े वर्कशॉपों की कल्पना नहीं की गई थी। वो इतना सादा कर दिए थे कि हर कारीगर अपना कारखाना अपने सर पे, अपने बगल में लेके घूमता था। वो एक चीज भी बना सकता था, 1000 चीज भी बना सकता था, है ना। वो एक चीज भी कर सकता था। हम जब बड़ौदा में पढ़ रहे थे तो एक फिरंगी आ गया विदेशी, तो उसके पास तस्वीर लेने का कैमरा था, तो वो उसका एक स्क्रू चला गया, तो वो खराब हो गया था। तो वो बड़ा परेशान था कि बेकार हो गया है कैमरा, तस्वीर नहीं ले पा रहा हूँ। तो हम महेंद्र पंड्या थे, ये बोले चलो बाजार में जाके देख के आएंगे, ढूंढ के आएंगे, कहीं मिल जाए तो लगाया जाए। तो एक सुनार की दुकान में गए, तो सुनार को बताया कि बोला रख के जाओ, देखो कहीं मिलता है तो ठीक है, नहीं तो देखो मैं देखता हूँ मेरे पास में होगा। तो जब ये लौट के आए तो वो स्क्रू लगा हुआ था, वो लगा दिया, कैमरा चालू हो गया। तो ये पूछा कि कहाँ मिला, तो बोला नहीं मिला, मैं बनाया। ये स्क्रू तुम बना सकते थे क्या? क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो उसको बड़ा ताजुब लगा कि हमारे देश में एक चीज कोई नहीं बना सकता, करोड़ों में कोई चीज बन सकती है मगर एक चीज कोई नहीं बना सकता है, ऐसा। तो एक चीज बनाने की यहाँ सामर्थ्य है ना। इतनी बड़ी ताकत यहाँ है कि एक चीज बना सकते हैं। तो जब हमारे पास में रेशम का काम करने वाला समाज रहा है, उनको पटकर बोलते थे। जुलाहों के बहुत हिस्से रहे हैं, एक तो रहे पटकर, दूसरे रहे खटकर। तो पटकरों का काम था रेशम का काम करना। अब ये खटकर कौन? खाट के ऊपर इस्तेमाल होने वाले जो कपड़े हैं वो तैयार करने वाला खटकर। वो खाट चादर बहादुर है वो बनाने वाला खटकर समाज होता था, और ये रेशम का काम करने वाला पटकर। तो ये लोग क्या करते थे कि इनका बड़ा एक पूरी व्यवस्था इनकी अलग थी। तो इनके उसमें औरतें खाना नहीं पकाती थी, औरतें बर्तन नहीं मांजती थी, औरतें पानी नहीं भरती थी, कोई काम औरतें नहीं करती थी। ये सारे काम मर्दों को करना पड़ता था। औरतें इनकी सोने जैसा चमकती थी, बड़ी सुंदर होती थी, सोने जैसा पीले रंग की। तो ये औरतों का काम क्या था? ये रेशम को जोड़ने का काम करती थी, धागे को। तो धागा जोड़ने में ये जो बारीक धारियां होती है ये बहुत महत्वशाली होती है। खाना पकाने से, बर्तन मारने से ये खराब है, सूत नहीं जुड़ता, धागा नहीं जुड़ता है। फिर उसके लिए इनको वो सारे काम निषेध थे। हाँ, ये सारे काम निषेध, सारा मर्द का था, ये बैठ के धागा जोड़ते रहती, बस हो गया सारा दिन।
जोड़ते रहती थी। तो इसकी वजह से इनको हर तरह का काम पूरा निषेध था, और तो नहीं करती। अभी भी हमारे इलाके में कुम्हार है, 12 लाख रंजन इनका हर साल बाहर निकलता है। रंजन वहाँ पानी भरने का मटका है जो कुम्हार बनाते हैं, कुम्हारनियाँ बनाती है, कुम्हार पुरुष नहीं बनाती, औरतें बनाती है। तो एक दिन में एक औरत 20 रंजन बनाती है गर्मियों में। तो 3 महीने ये काम चलता है। 3 महीने तक सब काम पुरुष करते हैं, बच्चे को नहलाना, खाना पकाना, मट्टी कूटना, ये सारा पुरुष करते हैं, औरतें काम नहीं करती हैं। हाँ, ये 3 महीने औरतें दारू पीती है बैठ के। शाम हुई कि इसके सामने दारू ला के रखना पड़ता है, पीती आराम से सो जाती है। फिर सुबह होते ही चालू होना है, वो काम करती है, खूब काम करती है। तो कोई 12 लाख रंजन बाहर जाता है वहां से, कोई 100-150 परिवार बनाता है। तो इस बार तो 50 रुपए में एक रंजन बिका है। 12 लाख रंजन का कितना होता है देखो। उसके बाद भी फिर भी ये कंगाल के कंगाल हो जाते हैं कुछ 1 आध महीने के अंदर ही अंदर। तो हाँ नहीं, और भी बहुत सारी चीजें, पीने से नहीं है, बहुत सारी और सारी चीजें हैं। पीना तो रहा है शुरू से ही, पीने को कोई बहुत, क्योंकि हमारे पास दारू को धार्मिक रूप से निषेध नहीं है, कोई धर्मशास्त्र दारू का निषेध नहीं करता है। उसके भेद जरूर किया है कि जो झाड़ से निकलता है, ताड़ी है, सेंधी है और सारी चीजें हैं, इसको बहुत ज्यादा निषेध नहीं किया गया है। हाँ, जिसमें किसी धातु को खत्म करके, अन्न को खत्म करके जो नशीली चीज बनाई जाती है उसको निषेध किया गया है हमारे पास, कि जौ की दारू है और बहुत सारी चीजों की दारू जो बनती है, जिसमें फलों को खत्म करके, अन्न को खत्म करके जो जो पदार्थ बनते हैं, वो उसका निषेध रहा है हमारे लोगों को। ताड़ी वाड़ी ऐसी सारी चीजों का नहीं, क्योंकि वो बहुत दवाइयों के काम में आती रही है। तो उस समय ये सब हम लोग घूम के देखते थे कैसे पूरा समाज जीता है। तो एक गांव में कम से कम हर जाति की 12-12 उपजातियां थी। किसान है तो किसानों की 12 उपजातियां हैं, लोहार है तो लोहारों की पूरी 12 उपजातियां थी। एक लोहार तो जो खेती का काम बनाते, औजार हथियार बनाते थे, दूसरे है जो सुनारों के लिए औजार हथियार तैयार करते थे, एक लोहार है जो कैंची वस्त्र जैसी चीजें बनाते थे, एक लोहार है जो घर की, ऐसे सब पूरे काम बटे हुए थे। तो हर उसमें 12 उपजातियां, चर्मकारों की 12 उपजातियां थी पूरी, ऐसा। तो ये सब कुछ, तो चर्मकारों का वहां पर तो हमारे पास उस समय बहुत काम चलता था। तो एक बार की बात है, वो आरना होता है, चमड़े की रस्सी तैयार होती है जो नागर में लगती है। वो बड़ी मस्ती से वो आरना बना रहा है और उसका पोता वहां बेटा उसका बैठ के है, वो काम नहीं कर रहा है। तो ये बाप उसको गाली दे रहा है, ये उसको बोल रहा है कि तेरे को न तो धपड़ा बजाना आता है, न चप्पल बनाना आता है, तेरे को ब्राह्मणों के जैसा जुट्टू पाल के भीख मंग के जीता क्या रे करके बोल रहा उसको। वो जो बोल रहा है कि ब्राह्मण लेकर बिच्छमड़ की बस करके बोल रहा है उसको, उसकी दृष्टि में उसकी अपनी वृत्ति बहुत श्रेष्ठ थी, है ना, बहुत श्रेष्ठ थी। तो ये जो कि उस तरह से वो जो करते थे। मगर बात ये है कि विद्या संपन्न होने के बाद कभी भी एक चीज होती है कि संपन्न और समृद्ध कारखाने का मालिक होता है। जब हमारे पास में हर जाति वाले अपने कारखानों के मालिक थे, वो बहुत संपन्न थे, बहुत समृद्ध थे। आज अणुबम बनाने वाले की जो कदर हो रही है, एक समय हमारे पास तलवार बनाने वाले लोहार की वही कदर थी, वो उतना ही उसको मान्यता मिली थी, क्योंकि वो उस समय का सब कुछ था। ये तो रहा है, मगर वो जो व्यवस्थाएं पूरी बनी थी कि कैसे सब जी लेना है, कैसे सब रहना है, कैसे आपसी संबंध बनाना है, कैसे संबंधों के आश्रय पर जी लेना है, ये बड़ा एक सुंदर ढंग का रहा है। उस समय का हमारा विद्या विधान, मैं 3 तरह के स्कूलों में पढ़ा हूँ। एक समय, उस समय अय्या वार्लो स्कूल चलते थे हमारे पास, जो खानगी स्कूल थे, जो आखिरी दशा में थे। वो स्कूल चालू होते थे रात के 4 बजे, सुबह 4 बजे स्कूल भाग जाना होता था हमको। तो वो मास्टर साहब कई बार अपनी कंबल में घुसेड़ के सुला भी लेते थे गुदड़ी में, जरा आ गया, कहाँ से आ गया रे इतना जल्दी करके। उसके बाद सब इकट्ठा होने के बाद चले नाले के किनारे चले। वो मास्टर साहब झाड़ियों के पीछे जितनी देर बैठे हैं सब बच्चे बैठना है। वो फिर बैठ के एक पत्थर पर बैठ के मुंह धोता था, जितनी देर वो मुंह धो रहा है सब बच्चे धोना है बैठ करके, वो चलता था। उसके बाद स्कूल आए, प्रार्थना हुई, घरों को जाके कुछ खा करके फिर चले जाते थे।
तो उस समय पे घंटे घंटे में सब्जेक्ट नहीं बदलता था, 8-8 दिन में एक एक सब्जेक्ट चलता था, 8 दिन, एक एक हफ्ता पूरा। तेलुगु है तो एक हफ्ता तेलुगु, गणित है तो एक हफ्ता तेलुगु गणित, इस तरह से मगर होता ये था कि रोज 3-4 बजे के आसपास गांव के बुजुर्ग लोग आ जाते थे पगड़ियां बांध बांध के, वो आके बैठ जाते थे। वो आते मास्टर साहब की जान निकल जाती थी। अब वो अरे चल गंगा रेड्डी वो पद्य बोल के बता, खड़े रह के बोल, अरे शेख अहमद चलो पहाड़ा बता। वो रोज परीक्षा चलती थी, रोज ही परीक्षा। अब वो जाते चले जाते तो जान में जान आती मास्टर साहब की, रोज की परीक्षा चल रही है। तो एक वो स्कूल देखे, एक दूसरे उस इलाके के आदिवासियों के अपने स्कूल थे, घोटुल जो स्कूल चल रहे हैं वो अपने, उनका एक अपना बड़ा सुंदर ढंग रहा है जिसमें जीवन के काम में आने वाली सारी विद्याएं वहां सीखता है। वो घोटुल वाली व्यवस्था में तो गांव के बुजुर्ग लोग इतिहास भी बताते हैं अपनी जाति का, गांव के बुजुर्ग लोग आयुर्वेद बताते हैं, शिकार करना सिखाते हैं उनको, हर एक को वाद्य बजाना सिखाना है, नृत्य करना सिखाना है, ये सारी चीजें वो सहज ही वहां सीखता था घोटुल में। वो बड़ी एक सुंदर व्यवस्था रही है। 1-2 साल युवा पीढ़ी के लोग वहां रहते थे। 1-2 साल के बाद में अगर वो चाहे शादी करना चाहे तो शादी भी कर डालते और सारा घोटुल के लोग मिलकर के उसके लिए घर बना लाते थे। घर बनाने से लेकर के, शिकार करने से लेकर के, आयुर्वेद वगैरह से लेकर सारा इतिहास बताया सब वहां सहज ही गांव वाले उनको सिखा देते थे, समझा देते थे। वो भी एक विद्या विधान रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़े ये तकड़ी वाले स्कूल में, जब तकड़ी चलती थी गांधी जी और बेसिक स्कूल, उसके बाद तो फिर एकदम से भ्रष्ट हो गया। तो ये तकड़ी वाले जब स्कूल चलने लगे ये, तो ये जब नया स्कूल का विधान आया तो इसमें फिर बच्चा सुबह से लेकर के शाम तक बैठने लग गया। 8 घंटे बैठता है बच्चा क्लासरूम में, और जो 10 साल बैठे उसकी हड्डियों तक को बैठने की आदत हो जाती बेचारे को। हाँ, वो झुक के क्या काम करेगा? वो तो फिर बाद में देखेगा, बैठने का काम देखेगा, वो उसके बाद कुछ नहीं कर सकता है। अभी ये विद्या विधान को लेके मगर उस समय हमारे पास में जैसा था पूरा कि कैसे कैसे सब कुछ व्यवस्थित था पूरा। एक गांव में कम से कम 360 जातियां तो थी ही। 360 जाति का मतलब है 360 टेक्निक विद्याएं, और 360 डिजाइन, 360 वाद्य, 360 संगीत, 360 नृत्य, ये सब। क्योंकि हर जाति वाले का अपना वाद्य था, उनका अपना लोक नृत्य था। पूरा गांव का तो होता था मगर हर जाति का अपना भी था, उनका अपना वाद्य था, अपना नृत्य भी था, और उनकी साड़ी का, उनकी वेशभूषा का अपना डिजाइन था। यानी हर एक की साड़ी अपने डिजाइन की थी, अपने रंग, उनके अपने रंग थे, अपने सिंबल थे, पूरे डिजाइन थे सब कुछ, और गहना अपने डिजाइन का गहना था हर जाति का। तो उस समय 1 जुलाई को पक्का मार्केट होता 360 साड़ी का, कि साल में 360 साड़ी तो बनना ही है, क्योंकि हर जाति की एक तो शादी होगी, और शादी में तो ये साड़ी लगना ही है इनके डिजाइन की, इनके जिसमें सिंबल बने हुए हैं पूरे। और एक सुनार को 360 मंगलसूत्र को बनाना ही है। तो उस समय का वो जो मार्केट, पक्का मार्केट था लोगों का कि इतना तो काम साल में होना ही है बस। तो ये बाद में ये वो जो कारखाने थे उनके लिए संभव था 360 डिजाइन तैयार करना। मगर जब ये बड़े बड़े कारखाने लगे, ये लोगों के वश का नहीं था कि हर एक के लिए डिजाइन पैदा कर देना, क्योंकि ये तो 10 डिजाइन भी नहीं बना सकते, एक डिजाइन को करोड़ों में बना सकते हैं, मगर हर एक के लिए डिजाइन तैयार करना ये कारखानों के वश का नहीं रहा। तो मेरे को लगा कि ये जातियों को खत्म करने में कारखाने वालों की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि जाति खत्म होते ही डिजाइन खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर तो इनका अपना चलेगा, इनका अपना हिसाब चलेगा। वो तो वो कारखाने के हिसाब का वो मार्केट बना लिए थे, वो डिजाइन बना लिए थे, वो मार्केट बना लिए थे। मगर बात ये थी कि कोई भी डिजाइन उस समय पे इतनी आसानी से नहीं बनता था। एक घर का सिंहोद्वार बनाने के लिए कितने लोग बैठते थे मालूम है? उस घर का पुरोहित बैठना है, उस घर का जुलाहा, बढ़ाई तो रहेगा ही, बढ़ाई को बनाना है, जुलाहा, उस घर का कुम्हार,
और उस घर का जो हमारे पास कुकू गुलाल तैयार करने वाला जो समाज है उसको बुक्का समाज बोलते हैं। वो सेरा भी वही बनाता है, उसको भी रहना होता था। ये सब बैठ के घर का सिंहोद्वार बनाते थे, क्योंकि उस पर जो डिजाइन बनाया गया है उस घर की औरतों की साड़ी का जो बॉर्डर होता था डिजाइन, उस बॉर्डर में वही डिजाइन आना पड़ता था। हाँ, क्योंकि वो घर की पहचान है। वो डिजाइन की बॉर्डर की साड़ी पहन के ही बहू उस घर में आती थी। तो वही डिजाइन उनके घर में शादी में जो मटके आते हैं, उस मटके के ऊपर वो डिजाइन बनता था, और ये उसको उस डिजाइन को सेरे में लाना पड़ता था। तो ये डिजाइनिंग का हमारे पास में बड़ा अच्छा एक ये रहा है। डिजाइन भी एक ही आदमी मन में आए जैसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सब मिलकर के चलना है। तो इस तरह से बैठ करके वो डिजाइन करते रहे। क्योंकि मैं तो ऐसे बुजुर्गों को बहुत देखा हूं। मेरा बड़ुआ से भाग करके वापिस जाना वो कारण रहा है, क्योंकि उस समय ऐसे बुढ़े जिंदा थे, बुजुर्ग लोग जिंदा थे जो ये सब जानते थे। मैं इसलिए बड़ुआ से भाग गया। हालांकि महेंद्र पांडे अगर बहुत कोशिश की वहां रखने की, मैं तो वहां से भाग गया सब कुछ छोड़ करके भाई, इसीलिए कि वहां ये सब बुजुर्ग जो लोग जिंदा है जिनके पास ये सब जानकारियां हैं, काफी गहराई की जानकारियां हैं, तो वो सब वो जानकारियां लिया मैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। उससे ज्यादा फिर उनकी व्यवस्थाओं की जानकारी, कैसे वो आपस में बना लेते कर लेते थे। और उस समय जैसे देखने में आता है हमारे पास में आयुर्वेद के लिए कोई जाति नहीं रही है ना, व्यवसाय नहीं रहा है, किसी का धंधा नहीं रहा है आयुर्वेद। हर जाति का आदमी वैद्य था हमारे पास में। तो वैसे तो जब देखते हैं कि हर जाति वाले को ज्योतिष आता था, हर जाति वाले को वैद्य डिग्री आती थी, हर जाति का अपना समाजशास्त्र था, हर जाति की अपनी न्याय व्यवस्था थी, हर जाति का अपना मार्केट था। ये सब कुछ उनका अपना अपना था। अब जैसे बांस का काम करने वाला है, बांस कितने तरह का होता है, बांस से क्या क्या बन सकता है, वो सारी जानकारी, वो इंजीनियरिंग तो उसके पास थी ही, मगर बांस का और ये खगोल का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, ये जानकारी उसको बहुत जरूरी होती थी कि किस नक्षत्र में किस समय बांस काटना चाहिए। जैसे सन्यासी जब कोई बनता है, तो अभी हमारा एक लड़का सन्यास दीक्षा लिया, तो मैं बोला कि अरे चल पुराने हिसाब से कर सन्यास दीक्षा पूरी, तो ऐसे कैसे सन्यासी बन जाएगा। पहले क्या था कि जिसको सन्यासी बनना होता है तो वो सन्यास लेने के पहले सारे कारीगरों के घर जा करके उनको बुलावा देना पड़ता था कि आओ भाई मैं सन्यास ले रहा हूँ, तुम लोगों को आना है। भंगी के पास तो सोने का सूप और सोने का झाड़ू लेकर के जाना पड़ता था उसको बुलावा देने के लिए। तो ये सारे लोग जब इकट्ठा होते तो इनसे क्षमा याचना करना पड़ता था कि भाई देखो मैं तो सन्यास ले रहा हूँ और मेरी वजह से तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि मैं गृहस्थ अगर रहता तो जिंदगी भर तुम्हारी चीजों को इस्तेमाल करता। अब तो मैं सन्यास ले रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म होता है। ये जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान के लिए तुम मेरे को क्षमा करो, क्षमा याचना करना है। वो माफी मांगने के बाद ये सारे लोग उसको आशीर्वाद, ठीक है भाई तू अपने लिए कर ले, मोक्ष कर ले। तो जो बांस का काम करने वाला है वो उसको दंडा देता था, कोई पादुका देता, कोई कौपीन देता, झोली देता। हर कारीगर अपने हाथ की एक एक चीज उसको देता और चले जाता आशीर्वाद। कोई मृग चर्म देता, चल भाई। मगर जो ये दंडा, बांस का जो दंडा इसके हाथ में देना है, वो जो भंसोड़ है या जो बांस का काम करने वाला है वो ये देखता था कि किस नक्षत्र में काटा हुआ बांस कम से कम 40 साल रहेगा, क्योंकि जवान लड़का है, कम से कम इसके हाथ में 40-50 साल तो रहेगा ही ना दंडा, इतने साल तो ये बांस रहना है उसके हाथ में। तो ये किस नक्षत्र में काटने पर ये रह सकता है, ये जानकारी उसको थी। एक चर्मकार को भी ये जानकारी थी कि कौन से नक्षत्र में मरे हुए पशु के चमड़े का क्या करना है ये। और ये चमड़े से, मांस से, हड्डियों से, सिंग से कितनी दवाइयां बनती है और वो कौन सी बीमारियों का इलाज है, उसका वैद्य वही होता था। हर कारीगर अपने मटेरियल को लेकर के पूरा दवाइयां से लेकर के सब कुछ तैयार करता था। क्योंकि हमारे पास में जैसा है, अगर कुम्हार के चोट लग जाए तो कुम्हार की दवाई क्या है, चाक लग जाए तो जो पानी होता है ना, मिट्टी होती बारीक, वो मिट्टी निकाल के उस पर लेप करता है, वो उसकी दवाई। और लोहार के मार लग जाए
लोहार और उसकी भट्टी में एक जला हुआ कोयला होता है, वो निकाल के बाजू में डालते हैं, वो लेकर के बारीक करके वो पानी डाल के वो उसके ऊपर लेप करता है, वो उसकी दवाई है। ऐसा। और किसान के कुल्हाड़ी लग जाए, वो उसी कुल्हाड़ी को वहां लकड़ी इकट्ठा करके गर्म करके उसको पकड़ के ऊपर से पानी डालता है, वो उसकी दवाई है ना। तो सबको चोट लगी है, मगर सबका इलाज कर लेने का ढंग अपना रहा है, अलग अलग रहा है सबका, सभी एक ही तरह का इलाज है, सबका अपना अपना रहा है। ऐसे ही एक दुकान में मैं बैठता था वहां पर, तो वो पंसेरी की दुकान, सभी दवाइयां मिलती वहां। तो जब भी कोई आता, बालंता मात्रा, बच्चा पैदा होने के बाद हमारे पास कुछ मात्राएं खिलाई जाती है जच्चा को, तो वो लेने के लिए आते हैं। तो औरतें आती, तो ये कौन जाती, जाती पूछता। तो मैं एक दिन पूछा, अरे साहूकार, ये बच्चा पैदा, ये मात्राएं देने के लिए तुम जाति क्यों पूछते हो? तो मेरे को बताता है कि गुरुजी, हर जाति की अलग मात्राएं हैं, कुम्हारों की अलग है, ब्राह्मणों की अलग है, लंबाड़ों की अलग है, हरिजनों की अलग है, हर जाति की ये मात्रा है। वे सभी औरतों को बच्चा ही हुआ है, मगर सबकी मात्राएं अलग अलग है। तो ये जो दिखाई दिया ना, ये तो बड़ा जबरदस्त चीज है भाई। आधुनिक विज्ञान तो अभी सीमा तक पहुंचा नहीं है ना। जो हमारे पास में ऐसा होता है कि हर जाति का अपना सब कुछ अलग है, उसके हिसाब से उसकी दवाई दारू से लेकर के बालंता मात्राएं तक अलग रही है। वो अभी भी वो उसी हिसाब से इस्तेमाल भी करते हैं लोग। तो वहां तक कर लेना कि उतना गहराई तक पूरा उस समाज का जो अध्ययन था। अब जैसे हमारे पास में क्या है, पहले तो किसान थे, कुंभी माने जाते, 2 तरह के कुंभी है वहां, उनकी 12-12 उपजातियां हैं। तो ये लोगों को रोहिणी नक्षत्र से लेके बरसात खत्म हो जाने तक के सारे नक्षत्रों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, किस नक्षत्र में कौन सा कीड़ा पैदा होता है और उस कीड़े से बचने के लिए हमको क्या खाना चाहिए। यानी कि कीड़े को कैसे खत्म करना है की बात नहीं, वो कीड़े से बचने के लिए हम क्या खाना चाहिए, वो तो 15 दिन के लिए हुआ है। हर नक्षत्र में अलग ढंग का कीड़ा पैदा होता है, तो उस कीड़ों से बचने के लिए हमको क्या खाना है, ये बहुत बड़ा जबरदस्त ज्ञान रहा है लोगों के पास में। कि इस नक्षत्र में बिजली कड़क रही है तो फिर कैसे होगा, क्या होगा, ये सब कुछ। उत्तरा एक नक्षत्र है, उत्तरा नक्षत्र के दिन हमारे पास बहुत पुकारा होता है कि उस नक्षत्र के दिन कोई खेत में नहीं जाता, कोई सब्जी नहीं तोड़ी जाती, क्योंकि उस दिन किसी भी बेल को या किसी को सब्जी को भी हाथ लगा देंगे तो उसका बीज तक कड़वा हो जाता है, दूसरे दिन ही कड़वा हो जाता है। तो वो नक्षत्र के समय सारे लोग बड़े पाबंदी से रहते हैं कि कहीं कोई हाथ मत लगाओ। सब बच्चों को पुकारा है कि मत हाथ लगाना, किसी बेल को मत हाथ लगाना, बीज कड़वा हो जाएगा। तो ये सब वो जानकारी रही। मगर बड़ी विचित्र बात ये रही है कि वो इतनी जानकारियां रखने के बाद, इतना सब कुछ रखने के बाद में अभी हमारी भैंस बेचारी बीमार हो गई। तो मैं एक डंगर डॉक्टर को बुलवाया, वो आया इंसेट करके, आ करके देखा कि गुरुजी आदमी नहीं है क्या, कम से कम 4 लोग तो चाहिए, इसको इंजेक्शन देना है। कोई तो नहीं है भाई, और मैं तो नहीं पकड़ सकता। तो बोले ठीक है, जब आदमी आएंगे जब बुला लेना मेरे को। वो चला गया। तो मैं फिर गांव से एक वैद्य को बुलाया, जानवरों के वैद्य को। वो आया, बुजुर्ग आदमी, आ करके उन्होंने देखा, अरे गुरुजी इसको तो चुरके देना पड़ता और सलाखें तो मेरे पास है नहीं। तो मेरे को याद आया कि मैं एक धनगर को सलाखें बना के दिया था, क्योंकि वो जो चुरके देने वाली सलाखें होती है वो ग्रहण वाले दिन बनाते हैं। तो ये मैं बना करके देते रहता हूँ लोगों को। तो सूर्य ग्रहण के दिनों सलाखें बनाई, वो धनगर को दिया था। तो मैं बोला कि उसके पास है भाई, भेड़ों को चुरके देता है वो, मैं हाँ बोले ला लो। तो वो लेकर के आया। तो ये दौड़ करके उपड़ी उपड़ी इकट्ठा करके उसने सलाखें गर्म किया। तो अब भैंस को नीचे गिराना है। तो सड़क जाते हैं किसी को, अरे इधर आ रहे हो, बुलाया। वो आया, हम तीनों मिलकर भैंस को नीचे गिराए। वो दौड़ दौड़ के चुरके लगा के मैं वहाँ कुर्सी पे बैठ गया, वो नीचे बैठ गया। तो मैं उसको बहुत बोला कि कुर्सी पे बैठ जा भाई। नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ गुरुजी। मैं देखते रहा कि वो डंगर डॉक्टर एक, वो भी यही काम करता है पशुओं का, और ये भी वही काम करता है। इसमें उससे ज्यादा जानकारी है, सामर्थ्य है, उसके बाद भी ये इतना सहज कैसे हो गया, इसमें सहजता कैसे आई है।
अभी नौजोती मैं एक गांव गया था, करीमनगर के पास में एक सरस्वती का देवालय है। तो वो हर साल में क्या करते कि कुछ लोगों को सम्मान करते, मेरे को भी बुला लिए। मैं किसी को लेके गया तो गए, तो वो जा करके एक कमरा खोल दिया, तो उस कमरे में देखा एक चटाई पड़ी है और कुछ भी नहीं है। तो बैग रखे चटाई पे बैठ गए थोड़ी देर, फिर हाथ मुंह धो के तैयार होके सब हमें गए। वहाँ बड़े विद्वान विद्वान पंडित बैठे थे, बड़ी अष्टावधानी शतावधानी चर्चा दुनिया भर की चल रही है। उसके बाद सबका सम्मान हुआ, होने के बाद भोजन होने के बाद मैं तो जाके चटाई पे लेट गया, मैं और मेरा साथी जा रहा हूँ। इतने में विद्वान विद्वान पंडित सब आ गए कि कहाँ सोया जाए, कहाँ सोया जाए। तो बोला कि देखो एक जगह मैं कुछ लेके आता हूँ। वो गया दौड़ के, एक बड़ा बोरिया सा लाया, वो डाल दिया, बस ठीक है। बोले चलो सब लेटे और सो गए। घुराटे मारने लगे। मैं लेटे लेटे सोचा कि ये लोग किस चीज में कम है, हजारों श्लोक जबान पे है और इतने जबरदस्त विद्वान पंडित है, और ये बेचारे जो पंडित जी हम लोगों को बुलाए हैं, वो इनकी जगह अगर किसी कॉलेज के प्रोफेसर को बुला लेता तो क्या वो ऐसा सोता? वो तो उसकी ऐसी तैसी कर रहा था कि रखने की हैसियत नहीं है तो क्यों बुलाया, है ना। मामूली 10वीं पढ़ा लिखा लड़का भी ऐसे नहीं सो सकता है। जैसे ही सो गए तो मैं ये देखता था कि ये उस वैद्य में, ये पंडित में इतनी विद्वत्ता, इतनी सामर्थ्य रहने के बाद भी ये इतने सहज कैसे हो गए हैं। क्यों आज की पढ़ाई में हम ये सहजता नहीं ला पा रहे किसी के भीतर ने? वो नहीं होगी तो फिर मतलब क्या है, जबकि हमारे पास में इतने जबरदस्त लोगों के भीतर वो इतनी सहजता थी। मैं एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। आदिलाबाद के पास एक तालाब टूट गया था, उस बांध के ऊपर में एक आदिवासी परिवार आकर के जी रहा था, झोपड़ी बना लिया, रह रहा बेचारा। तो एक दिन मैं वहां से गुजर रहा था, तो दोनों लड़का, जवान लड़का, पति पत्नी थे, पत्नी गर्भवती थी। तो ये बेचारा बाहर रो रहा बैठ के, पता नहीं उसकी तबीयत खराब हुई, अंदर ये रो रहा। तो मैं क्या हुआ रे? नहीं मालूम। इतने में कुछ औरतें निकली, अरे क्यों रो रहा रे, क्या हो गया? नहीं मेरी बीवी कैसा कैसा कर रही मालूम नहीं। तो ये जाके अंदर देखी, अरे पागल, बच्चा होने वाला है ना रे अभी, कोई नहीं है क्या बड़ा आदमी? कोई भी नहीं है। तो ये खड़ी रही 2 मिनट, कोई नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है हम है ना रे, चल कोई चिंता नहीं। वो खड़ी हो गई, थोड़ी देर कोई पानी गर्म करा, कोई क्या क्या करा, थोड़ी देर में बच्चा, आधे घंटे में बच्चा पैदा हो गया। उसके बाद सारी व्यवस्था करके अच्छे से इसको समझा कि औरतें खेत के लिए चली गई। मैं खड़े रह करके देखा कि ये सामर्थ्य, बच्चा पैदा करना मामूली बात नहीं, इतनी सामर्थ्य, और इतनी सामर्थ्य होने के बाद इतना सुंदर मानस कि अपना काम छोड़ करके वहां खड़े रह करके निभा करके निकल जाना, ये मामूली बात नहीं है। ये हम इस तरह का मानस कैसे तैयार कर पाएंगे फिर लोगों का, है ना। वो उस समय का समाज ऐसे मानस को कैसे तैयार कर गया था कि सामर्थ्यशाली होने के बाद भी इतना सुंदर मानस होना है उसका, वो नहीं होगा तो मतलब क्या है फिर। तो वो समाज में तो उसे था ये सब, बड़ी आसानी से सहजता से सब कुछ, बहुत कुछ कर भी लेते थे। हमारे पास में कुछ शब्द नहीं थे, जैसे कंपटीशन तो नहीं था हमारे पास में, वो शब्द प्रतिस्पर्धा जैसी कोई चीज नहीं होती थी। हमारे पास तो कौशल प्रदर्शन होता था, हर आदमी अपने कौशल का प्रदर्शन करे, प्रतिस्पर्धा नहीं। इसलिए घर बनाते समय पे ये बहुत ध्यान रखा जाता है कि कौन से कोने से कौन सा कोना मिलना है या नहीं मिलना है। इसके मिलने से एक बार बड़ी पंचायत पड़ गई थी कि ये कोना इस कोने को मिल रहा है, इस घर का ये घर पे मिल रहा है, ये नहीं मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? नहीं प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा। तो वो तो ये कि ऐसी लकीर से कि जिससे प्रतिस्पर्धा का भाव भी बढ़ता है भीतर, उसको भी निकाल देना। घरों के अंदर ये बहुत सोचा गया है हमारे पास में कि कैसे होने से प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा, और वो हमको नहीं चाहिए। और हमारे पास में जैसे आज के लोग क्रिएटिव, ये बहुत सारे शब्द है ना, क्रिएटिव शब्द तो हम लोग कभी भी नहीं माने। हम तो मानते रहे कि सृष्टिकर्ता तो एक ही है, हम तो सृष्टि की प्रति सृष्टि करने वाले हैं। हम कौन होते सृष्टि करने वाले? हम तो सृष्टि की प्रति सृष्टि करते हैं, इसलिए हम सृष्टिकर्ता का होदा हम नहीं ले सकते। इसलिए उसे शब्दों को निकाल ही दिए लोग
कि इसको रखो ही मत, जहां आकर के ये मस्ती आ जाए, ये अहंकार आ जाए कि हम सृष्टि करता है। आजकल ये बोलते हैं हम, ये मेरा क्रिएटिव वर्क है। काय का क्रिएटिव वर्क है? कितना कर लेता है, कितना सृजन कर लेता है, जो देखा सुना और पढ़ा, इसकी कल्पना उसी के भीतर घूमती है ना, उसे बाहर का कहां कर लेगा। ठीक है, कुछ लोग कुछ खोजते रहते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं थी। तो हम, मैं देखता कौन कौन से शब्द हमारे पास में टेंशन शब्द के लिए भी हिंदुस्तानी किसी भाषा में कोई शब्द नहीं है टेंशन के लिए। जैसे पानी पीने के गिलास के लिए किसी भाषा में कोई शब्द नहीं है, जैसे टेंशन के लिए भी हमारे पास में क्या शब्द है? तेलुगु में तो मानसिक ओत्तिड़ी बोलते हैं लोग, नराल ओत्तिड़ी, यानी नसों का दबाव या मानसिक दबाव, इस तरह के शब्द है। वो सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास में टेंशन था ही नहीं। होता तो उस बीमारी का नाम रखते लोग, या कुछ उतारा सतारा कुछ तो करते है ना। ऐसा कुछ रहा नहीं है, जो रहा तो वो क्यों नहीं था। हमारा जो मार्केटिंग सिस्टम उस समय का रहा है, बड़ा सुंदर रहा है। अभी बात ये आती है कि एक तरफ तो ये आध्यात्मिक बातें, आध्यात्मिक फिलॉसफी, मगर इस आध्यात्मिक फिलॉसफी को जीवन के हर पहलू में बैठा देना, उस समय बड़ी बड़ी कोशिश हुई थी कि सुबह सो के उठने से लेकर के रात में सोए जब तक, वो सोने का उठने का काम करने का सारा ढंग इसका आध्यात्मिक ढंग से हो। वो एक पद्धति बनी है हमारे पास में कि कब उठना है, कैसे उठना है। हमारे पास में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहा है कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास उठना है। कैसे उठेगा आदमी, मुश्किल है। तो बहुत हमारे पास में भिक्षावृत्ति की 296 जातियां हैं जिनको मैं जानता हूं, जिसमें से बहुत जातियों का ये काम रहा है कि रात के 4 बजे एक हमारे पास में एक आता था, बुड़बुक लोग होते, छोटा सा डमरू लेके बहुत तीखी आवाज से आवाज करते हुए आता था, सारे लोगों को जगा देता था, लोग जाग जाते थे। उसका बोलने का था कि गांव में जो शैतान है उसको मैं निकालता हूं, नींद से बड़ा और क्या शैतान। तो ये सबको जगा देने का। दूसरा बाल संतोड़ करके आता था, एक वो घंटा और शंख लेकर के, वो फिर सोने वालों को भी नहीं सोने देता था, है ना, वह उसका बहुत हल्ला रहता था। उसके बाद एक आता था गोसमोर, एक तारा लेकर के बड़ा सुंदर गाते हुए आता था। उस समय लोगों का नहाना धोना चलता था। उसके बाद हरिदास आते थे, पैरों में घुंघरू बांध करके, तानपुरा लेकर के, बहुत सुंदर भैरवी गाते हुए, नाचते हुए आते थे। पहली भिक्षा उसको मिलती थी जब औरतें रंगोली डालते रहती थी। उसके बाद जब लोग कामों के लिए निकलते थे तो सफेद कपड़े पहन करके, काले तानपुरे लेके जंगम लोग वैराग्य के गाने गाते हुए आते थे। क्या दुनिया है, बेकार है, यूं है त्यों है, वैराग्य। जब कामों के लिए निकलता था तो इसको वैराग्य के गाने सुनने में आते थे। जा रहा है बेटा, जा रहा है वहां बड़ी गड़बड़ कर सकता है, वैराग्य के गाने उसको सुनने में आते थे पूरे रास्ते भर में, जहां तहां भी। वो हो जाने के बाद बच्चों के लिए, फिर बच्चे गांव में बच्चे और बूढ़े रह जाते हैं, तो इनका मनोरंजन करने के लिए, इनको बहुत जानकारियां देने के लिए बहुत सारे समाज से, कोई बैल लेके आता, कोई रीछ लेके आता, कोई सांप लेकर के आता, कोई कुछ। तो ये उस समय लोग इनको एक लोक शिक्षक का मान देते थे, क्योंकि ये बहुत तरह की जानकारियां देते थे लोगों को। सपेरा आया, बहुत जानकारी देता था, कैसे कैसे सांप है, सांपों की दुनिया भर की कहानियां सुना डालता, गले में सांप डाल देता, क्या क्या करता। रीछ वाला है, रीछ के ऊपर बच्चों को बैठा लेता, रीछ के बालों से ताबीज बना के देता, ये सब चलते रहता। तो कहीं ना कहीं इनको लोक शिक्षक का। उसके बाद हमारे पास जाति पुराण बोलने वाला समाज है, हर जाति का एक जाति पुराण बोलने वाला समाज है जो जाति पुराण सुनाता है। ऐसे अभी भी बहुत सारे है जो 2 साल में एक बार गांव में चक्कर लगा ही लेते हैं। तो ये एक पूरी एक अलग व्यवस्था रही है। बोलने का कि एक ही गांव में इतने तरह के लोगों को व्यवस्थित कर लेना, वो कैसे किया गया था। ये नहीं कि खाली सूखा सूखा सा एक व्यवस्था बना करके जीना है, ऐसा नहीं है। उसमें तो हर तरह का इतिहास भी हो, मनोरंजन भी हो, वो हर सारी चीज हो, ये सब होगा तो ही फिर लोग आराम से आनंद से जिएंगे ना। तो डिजाइनिंग कैसी हो, डिजाइन के ऊपर बहुत सोचा गया है। अभी वास्तु तो है हमारे पास में, वास्तु का पागलपन बहुत चढ़ा हुआ है। अब तो पता नहीं चाइना का भी वास्तु घुस गया, कहाँ का वास्तु यहाँ पर घुस गया है। दुनिया भर का लोगों को वास्तु का पागलपन है। हमारे इलाके में भी था, हमारे लोगों को पहले इतना पागलपन नहीं था जितना आज है। आज भय के कारण
उस समय जो घर बनता था हमारे इलाके में, वास्तुकार आता, भूमि पर खड़े रहता, वो 2 संख्या पूछता कि भाई तुम्हारे पास कितना पैसा है और कितना बड़ा घर बनाना चाहते हो। तो ये 2 संख्या बोलना पड़ता था कि इतना पैसा है और इतने गज का घर बनाना है। तो ये 2 संख्या से गणित करता था, वो उस भूमि की जन्मपत्री होती थी। वो ये भाई ऐसा नहीं होगा या ऐसे होगा। तो बात यह है कि जब घर बनाते समय पे जो घर है उस घर से मपाई चालू होती थी, मापना चालू होता था। उसमें यह भाव होता था कि मैं अपना घर नहीं बना रहा, जो है उसको बढ़ा रहा। हम अपना घर नहीं बना सकते, जो है उसको बढ़ाना है। ये भाव उस समय के वास्तुकारों में था, लोगों में था कि जो घर है उसको हम बढ़ा रहे हैं। हम इसलिए तो वो जो इस डिजाइन का घर बना हुआ है, 1 मंजिला मकान बना है, उसके मंजिले में, उसके बगल में हम 10 मंजिला घर नहीं खड़ा कर सकते थे। उससे जितना ऊंचा करना है उतना ही ऊंचा हो सकता है, और उसका डिजाइन भी तुम्हारे घर से उसकी सुंदरता खराब ना हो या इससे इसकी सुंदरता खराब ना हो। इसलिए पूरे गांव का एक डिजाइन चलता था, एक ही डिजाइन पूरे गांव का चलता था, बड़ा हो या छोटा हो, उसकी सीमाएं थी अपनी। वो जानकार लोग अभी तक भी है हमारे पास में। एक बहुत बड़े वास्तु मंडेपल्ली करके गांव में बुजुर्ग आदमी थे, तो उनसे बहुत जानकारियां ली थी कि कैसे कैसे कर लेते थे पूरा। तो वो उनका बोलना था कि घर एक लाइन में नहीं बनना है, तो वो सीधी लाइन के खिलाफ रहा है। हमारा पूरी व्यवस्था सीधी लाइन को नहीं मानती है, तो घर सीधी लाइन में नहीं बनना है। जो घर है, दक्षिण का घर है, वो 2 हाथ पीछे हट करके, उत्तर का घर 2 हाथ आगे हट करके बनता है। तो इस तरह से वो एक गोलाई चलती है। दूर से देखने पर वो एक गाय के मुंह जैसा दिखाई देता है, गोमुख जैसा दिखाई देता है। उसमें जो खिड़की लगती है उसको गवाक्ष बोलते हैं। वो एक पूरा बड़ा विचित्र डिजाइन है, बड़ा सुंदर। मगर घर बनाने के पीछे उनके कुछ अपने सूत्र सिद्धांत जो रहे हैं वो बड़े जबरदस्त रहे हैं कि घर के तो 5 लक्षण होना है। पहला लक्षण तो घर आरोग्य के लिए श्रेष्ठ रहे। दूसरा है घर आर्थिक रूप से सहयोग देने वाला हो। तीसरा है घर आध्यात्मिक दिशा में बढ़ाने वाला हो। चौथा है घर प्रकृति से प्रेम सिखाने वाला हो। और 5वां है घर सामाजिक होना है, असामाजिक नहीं होना है। ये 5 लक्षण जिसमें नहीं है वो घर घर नहीं होता है। फिर तो आयुर्वेद के अनुसार तो पैर गर्म, पेट नरम, सर ठंडा है तो आदमी आरोग्यशाली है। जब से सीमेंट के मकान बने ये सिद्धांत उल्टा हो गया, एकदम से सर गर्म होने लग गया, पैर ठंडे होने लग गए, गड़बड़ हो गई पूरी की पूरी। तो दूसरा ये है कि हमारे सारे शास्त्रों का बोलना एक रहा है कि घर से निश्चिंत रहो। गृहस्थी से निश्चिंत रहो करके कोई शास्त्र नहीं बोलता हमको। निश्चिंत रहना है घर से। फिर घर कैसा होना है कि जो हमको निश्चिंत रखे। गृहस्थी तो हमारा धर्म है, तो घर ऐसा बने कि वो हमको निश्चिंत रखे। तो कैसा डिजाइन होने से हम निश्चिंत रह सकते हैं। हमारे पास में एक बड़ी सुंदर बात चलती है कि जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहता है, मगर जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया नाम की एक चीज है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देती। तो ये फिर माया है क्या? तो अभी एनआईडी वनआईडी में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो माया को, ये डिजाइन को वो लोग समस्या का समाधान मानते हैं। बाकी कोई बहुत सारे अधिकारियों को बोलता है सुनेगी, जिसको जितना ज़्यादा डिजाइन आता है उतना ज़्यादा रोजगार पैदा कर सकता है, वो रोजगार की मशीन मानते हैं। हमारा मानना है कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया बोली गई है वो माया ये डिजाइन है। अगर ऐसा घर बनेगा तो हम ऐसी जिंदगी जिएंगे, और ऐसा घर बनता है तो ऐसी जिंदगी जिएंगे। वो तो हमको किस दिशा में लेके जाना है वो डिजाइन पर आधारित होता है ना। बहुत बड़ी भूमिका होती है डिजाइन की। तो वो कैसा डिजाइन होना चाहिए कि जो हमको निश्चिंत रखे। तो पहले जब हमारे घर होते थे बड़े बड़े विशाल विशाल मकान बनाए लोग, खाना तो वो लोग भी खाए, सोए तो वो लोग भी, अतिथि सत्कार तो वो लोग भी किए, मगर घर में जगह रोकने वाली कोई चीज नहीं थी। कोई चीज जगह रोकने वाली नहीं थी। पाठ लगते, पीटा लगाते, भोजन होता, लपेट उठा के कोने में रख डालते, चटाई शतरंजी बिछती, स्वागत सत्कार होता, उठा करके बगल में रखते हैं, खटियाएं बिछाते, सोते लोग उठा के कोठे में डाल देते। क्योंकि हमारा ये नियम रहा है कि सूर्योदय से बहुत पहले उठ के उषस के दर्शन करने के बाद सूर्यास्त तक हमको पलंग पे बैठना निषेध है। पलंग पे हम नहीं बैठ सकते।
इसलिए पलंग का डिजाइन ही ऐसा तैयार किया कि उसको उठा के कहीं डाल दो बाजू में, वो अगर दिखाई देगा तो बैठेगा आदमी, बैठेगा तो सोएगा, इसलिए डिजाइन उसी कर दी कि उसको उठा करके बाजू में कर डालना। तो बात ये थी कि विशाल मकान रख करके भी घर में जगह रोकने वाली कोई चीज नहीं थी। आज आबादी बढ़ गई, जनसंख्या दुनिया भर की हुई, घर छोटे छोटे बनने लग गए, तो फिर घर में जगह रोकने वाली चीजें क्यों इस्तेमाल करने लगा? सारी चीजें घर में जितनी होती है जगह रोकने वाली होती है। हमारे विशाल मकानों में कोई चीज जगह रोकने वाली नहीं थी। तो घर का डिजाइन, घर की बनावट ऐसी थी कि उसमें किसी चीज की हमको जरूरत महसूस नहीं हुई, कोई चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। मगर उसी वास्तु को देख करके आधुनिक मकान बन रहा है, इसकी वास्तु शांति करके उसमें घुसते ही वो घर मांगना चालू करता है कि ला डाइनिंग टेबल ला, डेकोरेशन ला, वो ला, ये ला, सोफा, रसोई का एक एक बर्तन भांडा बदल दे। तो जिस घर में आदमी, जिस घर में घुसने के बाद आर्थिक रूप से इतना परेशान रहे, वो दिन रात खटके घर को म्यूजियम बनाने लग जाए, तो फिर वो साहित्य, संगीत, परमात्मा, परमात्मा के बारे में कब सोचेगा बेचारा? इसलिए बहुत असंभव सा हो जाता है। ये सारी चीजों के बारे में सोचने वाला आध्यात्मिक होता है ना। भगवान का भजन करने वाला तो भक्त माना जाएगा, वो आध्यात्मिक थोड़ी होता है। एक पुजारी सारा दिन भगवान जी के साथ खड़ा रहता है, उसको तो आध्यात्मिक नहीं बोलते हैं ना। तो ये सारी चीजों में अभिरुचि रखने वाला जो आध्यात्मिक नहीं है, उसको इस प्रकृति से कभी प्रेम नहीं होगा, और जिसको प्रकृति से ही प्रेम नहीं है वो सामाजिक कभी नहीं हो सकता। तो हमारे पास में घर के डिजाइन में सीधी लाइन को एकदम गायब कर दिया गया था। सीधी लाइन एकदम से निकाल दी गई थी। जब से सीधी लाइन आई है, बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमारे विशाल भवन से लेकर छोटी झोपड़ी तक सब टेढ़ी बिंगी लकीरों में चलते थे। पीछे जैसा झाड़ है, जैसा पहाड़ है, उससे मिलता जुलता घर का डिजाइन हम लोग तैयार करते थे। जब से सीधी लाइन के मकान बनने लगे, पीछे का झाड़ हमको कटा हुआ नजर आता है, पहाड़ हमको कटा हुआ नजर आता है। जो चीज़ आधी नजर आती है उसके साथ हम कभी संबंध पैदा नहीं कर सकते। कई बार सेमिनारों में, मीटिंगों में देखते हैं ना, बात करने वाला आधा दिखाई देता, बात सुनने वाला आधा दिखाई देता। वहाँ तो बात कभी पूरी होती नहीं, तो आधे में खत्म हो जाती है। क्योंकि पूरी बात करना है तो उसका ढंग अलग होगा बैठने का, वहाँ तो दिखना होगा सब लोगों को, तो वहाँ बात होगी। तो वो सीधी लाइन से एक बड़ी गड़बड़ हुई। पहले जो हमारे गांव की जो थोड़ी बहुत दुकानें भी थी या घरों पे भी जो व्यवहार चलता था, तो वो तो सेठ बैठा हुआ है, मुनीम बैठा हुआ है, नौकर बैठा है, गिराक बैठा हुआ है, बैठ करके सब बातचीत करते हुए सब चलता था। जब से एक बीच में काउंटर नाम की एक सीधी लाइन आ गई है, सेठ गायब हो गया, मुनीम की अलग जगह हो गई, नौकरों की अलग जगह हुई, गिराक की अलग जगह हुई। एक लाइन आते ही इतना बड़ा भेद पैदा हो गया है हमारे भीतर। तो ये सब बहुत सारी गड़बड़ें हो जाती है। डिजाइन भी बहुत महत्वशाली होता है। तो ये सारी चीज़ों को हमारे पास में बहुत सुंदर ढंग से सोचा गया था। अभी जैसे है, हमारा गिलास तो बना नहीं, गिलास के लिए हमारी किसी भाषा में कोई शब्द नहीं है। यानी पानी पीने की कमी को अगर पूरा करना है तो गिलास तो बहुत आसान है कारीगर को बनाना, मगर इतनी आसान चीज़ छोड़ करके वो क्यों गड़बा बनाया, लोटा बनाया, मरमर के लोटा बनाया है, वो गिलास नहीं बनाया, वो बकेट नहीं बनाया, गंगाल बनाया है। तो क्यों बनाया है? तो फिर ये सोचना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों सोचते थे हमारे लोग हर सारी चीज़ के पीछे। डिजाइनिंग के पीछे हमारा दृष्टिकोण क्या रहा है, जीवन शैली के लिए क्या रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे पास में रही है। सारी टेक्निकें, विद्याएं सब रहने के बाद उससे कैसे क्या करना है, इसके बारे में ज़्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है, उससे पहले तो कुछ भी हो जाएगा। भाई है, मिट्टी का घड़ा है, प्लास्टिक का घड़ा है, दोनों का काम है अपने भीतर पानी भर के रखना। अब एक घड़ा, मिट्टी का घड़ा है, उसको धोने की एक पद्धति है, उसको पानी भरना भी एक ढंग से होगा, उसको उठाने का एक ढंग है, उसको लेके चलने का भी एक ढंग है, वो रखने की भी एक पद्धति है, और पानी लेने की भी एक पद्धति है। वही प्लास्टिक का घड़ा है, कैसे भी धो सकते हैं, कैसे भी भर सकते हैं, कैसे भी लेके चल सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं, कैसे भी पानी ले सकते हैं। फिर गड़बड़ क्या है? एक मिट्टी का घड़ा आदमी को अपने आप में क्रम शिक्षित और सतर्क बनाता है, दूसरा लापरवाही के लक्षण को पैदा करता है। एक धातु के बदलते ही हमारे अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है ना, तो इसके लिए तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। तो हमारे गांव में पहले ये सारी चीज़ों के लिए बहुत गहराई से सोचते थे कि क्या हो जाने से क्या गड़बड़ होगी। अभी एक गांव में बोरिंग किए, छेदा किया, और हैंडपंप फिट हो रहा था। तो गांव के आदिवासी और लड़कियां खड़े रह के बात कर रही कि देखो
गांव के बाहर हमारा कुआं है, हम वहाँ जाती, कपड़ा धोती, बर्तन मांजती, कपड़ा सूखे जब तक खेल लेती, बातचीत होती। ये बोरिंग में लग जाने से गंदा होगा, हमारा वो सारा मजा खत्म हो जाएगा। तो अपने आदमियों को बोल रही कि इनको उसको मत लगने दो यहाँ पे, क्योंकि सामाजिक जीवन का आनंद भी एक महत्वशाली चीज है। और किसी टेक्निक की वजह से या किसी चीज की वजह से अगर हमारे सामाजिक जीवन का आनंद खो जा रहा है तो वो किस लिए चाहिए फिर हमको? वो आदिवासी औरतें बोल रही कि इसको मत लगने दो, इससे गड़बड़ हो जाएगी, हम पानी के लिए लड़ना चालू करेंगे, यहाँ गंदा होगा। ये तो पढ़ा लिखा समाज इससे उससे ज्यादा सोचना चाहिए असल, है ना। हमारे पास में वो सारी चीजों को, सामाजिक जीवन को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। सामाजिक जीवन के लिए लोग अपना नुकसान भी भोगे हैं, सामाजिक जीवन का एक आनंद लेने के लिए। वो एक आनंद है, नहीं तो हमारे कारीगरों का मार्केट नहीं बनता। नहीं, अगर लोग नुकसान भोगने के लिए नहीं तैयार होते तो नहीं बनता। नहीं, जब एक गांव में जब 18 तरह के कारीगर होते, मिट्टी के बर्तन की कितनी जरूरत है, कपड़े की कितनी जरूरत है, कमर में छेदा करके गले में डाल के कमर में डोरी बांधते हैं तो भी आधी जिंदगी जी सकता है आदमी, उससे ज्यादा कपड़े की जरूरत क्या है। मगर गांव में जब इतने लोग हैं और इनकी चीजों की तो बहुत कम जरूरत है, इतना कम उत्पादन करेंगे तो ये लोग जिएंगे नहीं, ये लोग जिएंगे नहीं तो गांव में नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे। अरे ये लोग गांव में जीना है तो इनकी पूरी व्यवस्था करना पड़ेगा, इनके आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो उस समय हमारे पास में बहुत तरह के संस्कार, बहुत तरह के त्योहार सब तैयार हुए। 49 संस्कार बना करके ये पद्धति बनी कि हर घर में, हर संस्कार में, हर कारीगर की कम से कम एक, ज्यादा ज्यादा 5 चीज ली जाएगी। उसमें चौकड़ा तय हुआ कि एक घर में एक सुनार की जो चीज लगती है, एक घर से सुनार को जितना पैसा जाता है उतना ही पैसा अगर एक कुम्हार को जाना है तो कुम्हार की कितनी चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उतना ही पैसा अगर बांस के काम करने वाले को जाना होगा तो उसकी कितनी चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये पूरा चौकड़ा तय है। हम इसका पूरा हिसाब निकालेंगे कि ये घर में कितना इस्तेमाल होता था। वो बिना जरूरत की चीजों को भी लोग इस्तेमाल करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि गांव में विद्याओं को रखना था, लोगों को व्यवस्थित करना था, जरूरत नहीं रहने पड़नी। गणेश चौथी में घरों पर पत्थर मारते थे ना, वो त्योहार आता है अगस्त सितंबर में, बारिशों में नहीं कुम्हारी काम चलता है उस समय। हर घर पे पत्थर मारते थे बच्चे, हर घर का 20-25 कबीलू फूटता था, दूसरे से कुम्हारों को काम मिल जाता था। काम दिलाने के लिए भी लोग अपना नुकसान भोगे हैं। ऐसे बहुत त्योहार हमारे पास में है जो एक अच्छा मार्केट था। अब हम लोगों को यही बोलते हैं कि भाई अब ये सारे संस्कार रिवाज बंद करो, जो ये कभी कारीगरों के लिए बने थे, अब इसके द्वारा तुमको कोई और लूट रहा है, अब क्यों करना है? फिर करना है तो कारीगरों को जिंदा कर लो, जो है उनकी चीजों को इस्तेमाल करो, नहीं तो फैक्ट्री वालों की चीजें अगर इसमें इस्तेमाल करना है तो मत करो, कोई संस्कार मत करो। कोई कुछ नहीं होगा, कोई मुर्दा ऊपर से दौड़ के नहीं आएगा कि मेरे लिए क्यों नहीं किया है करके, है ना। ये तो सब होगा। तो इस तरह से वो पूरा एक काफी अच्छे ढंग से हम लोग देखते रहे कि कैसे कैसे क्या क्या कर लेते थे, छोटी छोटी चीज भी कैसे करते थे। बड़ा सुंदर ढंग से। बात बहुत लंबी होती है, यहीं पर बात खत्म करेंगे। हाँ बस करते हैं। तो घंटी बज गई होगी ना? नहीं बजी है। वो बताओ हाँ। कि जो जाति के लोग हैं, बड़ी जाति के लोग, उनके किस काज में उनके यहाँ जाते थे, ये उसके यहाँ किस काज में जाते थे? नहीं, हमारे पास में जैसा रहा है, हमको ये जाति पुराणों से बहुत जानकारी होती है कि किस जाति को बड़ा या छोटा। हर जाति पुराण की जब भी कथा चलती है तो उसमें ये प्रश्न उठता ही है कि सारी जातियों में कौन सी जाति बड़ी। हर जाति वाला अपने आप को श्रेष्ठ साबित करता है, उसमें चर्चा चलती है हर जाति पुराण में कि कौन जाति बड़ी है, वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करता है। तो आज आकर के फिर सारे लोगों का एक मत होता है कि जो चर्मकार है ये सबसे बड़ा है। हमारे पास में जैसे रिश्ते हैं, गांव में अभी तक वो रिश्ते माने जाते हैं। वहाँ पर धोबन ग्राम पुत्री होती है, इसलिए उस इलाके में कोई भी मर जाए तो मंगलसूत्र और बिछुआ धोबन का अधिकार होता है, वो धोबन ले जाती है, पुरुष मर जाए या औरत मर जाए, क्योंकि माँ की संपत्ति का अधिकार बेटियों का होता है, बहुएं नहीं लेती हैं, तो वो ग्राम पुत्री मानी जाती है, इसलिए बिछुआ और मंगलसूत्र धोबन का अधिकार होता है। दीपावली के दूसरे दिन
धोवन की बहुत बड़ी पूजा होती है, रात के 3 बजे 4 बजे वो आरती का थाल लेकर के आती है। तो उसके दिए से, अपने घर का दिया जला करके उसका जो दिया है अपने पूजा मंदिर में रखना है, और सारे लोगों को उसको साष्टांग दंडवत करना पड़ता है, भले ही ब्राह्मण रहे कोई भी रहे। वो होता है अभी तक हमारे पास में। तो वहाँ ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि वहाँ रिश्ते महत्वशाली रहे हैं। एक चर्मकार, एक हरिजन, हमारे पास जैसे पुराण, जाति पुराण में जैसा बोला जाता है कि एक मातंगी यादवों का बड़ा भाई होता है, गौड़ लोगों का दादा लगता है, ब्राह्मणों का मामा लगता है, क्योंकि यज्ञोपवीत देने का अधिकार उसी को था, तो रिश्ते में मामा लगता है। तो इस तरह के रिश्ते बहुत सारे, मैं बहुत जानता हूँ ये रिश्ते पूरे, एक जाति का दूसरी जाति में क्या रिश्ता है। वहाँ अभी तक उस हिसाब से बहुत कुछ चलते रहता है। मांस का काम करने वाली औरत गौड़ लोग जो है उनकी बेटी लगती है, वो अभी भी उसको बुला करके मान करना पड़ता है। 3 जातियाँ, कोली, भोई और नायक फोड़, ये तीनों आपस में भाई लगते हैं रिश्ते में। पता नहीं कैसे वो कहानी चलती है पूरी। आज भी इनके वहाँ शादी होना है तो वो वो नायक फोड़ों को, भोइयों को बुला के मान करना पड़ता है, ये छोटे भाई है मेरे, मान करना है। जातियों का मान करना पड़ता है। जैसे मछुआरा है, भोई है, और उसको शैव जो जंगम है वो जीजा लगता है, ये उसका साला लगता है, ये बाबा मरुला संबंध बोलते हैं हमारे पास में। वो उसी रिश्ते से आज भी जानते, पुकारते हैं एक दूसरे को। ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं। तो ये तो सब कुछ बहुत रहा है अपने पास में। मगर बड़ी बात ये है कि जैसे वसुदैव कुटुंबकम की जो बात किए हैं, वो वसुदैव कुटुंबकम को बैठाने के लिए, वसुदैव कुटुंबकम का मतलब ये नहीं कि